हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर जानने से पहले हम एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हम जानते हैं उनके बारे में एक बार उनका फॉर्मूला देख लेते हैं। जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं मालूम वो मेरा पिछला वीडियो में जाके इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ सकता है। तो हमने जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे उनके फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि इक्वल था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बी इंटू मोलैलिटी, तो ये कांस्टेंट है। उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ इंटू एम और ऑस्मोटिक प्रेशर एम आर टी। तो ये जो फॉर्मूला है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड थे। अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो इस फॉर्मूला में अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा। अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें तो इसमें थोड़ी कुछ चेंजेस आ जाएंगी, मतलब कि आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने लिए था अब तक, यूरिया, शुगर केन, ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं यूरिया NH2CO NH2 एज ए सॉल्यूट, तो समझिए हम यहाँ पे 1 मोल सॉल्यूट लेते हैं यूरिया का। तो यूरिया जो है सॉल्यूशन में जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं करता, डिसोशिएट नहीं होता और एसोशिएट भी नहीं होता। तो यहाँ पे जितने मोल रहेंगे सॉल्यूट के उतने ही मोल हमको सॉल्यूशन में मिलेंगे सॉल्यूट के। तो वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, MgCl हुआ, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्युमिनियम सल्फेट, तो क्या होगा? तो देखा गया कि अगर हम सॉल्वेंट में NaCl ऐसे सॉल्यूट लेते हैं तो NaCl जब डिसोशिएट हो जाता है तो समझिए 100% डिसोशिएट हो जाता है। तो जो NaCl है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में भाग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, मतलब सोडियम आयन अलग बन जाते हैं और क्लोरीन आयन अलग बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये NaCl एक है, तो इसी एक से टूट के एक सॉल्यूट है, इस एक सॉल्यूट से टूट के 2 सॉल्यूट बन जाते हैं, यहाँ सोडियम का एक और एक क्लोरीन का। तो हम देख सकते हैं यहाँ से एक सॉल्यूट से 2 सॉल्यूट बन गए। अगर ये 100% डिसोशिएट होता है, 100% मीन्स डिग्री ऑफ डिसोशिएशन 1, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल सॉल्यूट बन जाता है। एक सॉल्यूट से अगर 2 सॉल्यूट बन रहे हैं टूट के, इसका मतलब 1 मोल से 2 मोल्स बन जा रहे हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमको यही बताता है कि हम अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में मिक्स करें और सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूट पार्टिकल कितना टाइम्स बढ़ जाता है या घट जाता है। जैसे यहाँ पे हमने NaCl लिया, NaCl क्या क्या डिसोशिएट हो गया। अगर 100% डिसोशिएट होता है तो Na+Cl- आएगा, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, तो टोटल 2 मोल्स। तो हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में 1 मोल पुट करते हैं NaCl का और बाद में हम एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्यूशन का कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कितनी है, तो डबल आती है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डबल हो गए। तो हम यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर जो है हमको यही बताता है कि सॉल्यूट पार्टिकल कितने बढ़ गए, तो यहाँ पे 2 हो गए, डबल हो गए। तो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स लें तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स बदल जाते हैं जितने हमने ढाले थे उससे, चाहे वो डबल हो सकता है या हाफ भी हो सकता है या 3 गुना बढ़ सकता है या 3 गुना कम भी सकता है। तो ये तो डिसोशिएशन में हमने देखा डबल हो गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कम हो जाते हैं। NaCl यहाँ पे टूट के 2 सॉल्यूट पार्टिकल बनाता है, वहीं यहाँ पे 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स एक एसिटिक एसिड का ले लेते हैं। 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाके एक सॉल्यूट पार्टिकल बनाते हैं, मतलब 2 पार्टिकल्स लिए हमने एसिटिक एसिड, तो ये दोनों एसिटिक एसिड जॉइंट होके एक सॉल्यूट पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बीच में ये लोग के हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिससे ये तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ से 2 मोल से 1 मोल बन रहे हैं, मतलब कि 2 पार्टिकल्स
जुड़ के एक पार्टिकल्स बन रहे हैं अगर 100% डिसोशिएट हुआ तो, एसोसिएशन हुआ तो। यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 पकड़ेंगे अगर 100% एसोसिएशन हुआ, मतलब जितने भी हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले सारे के सारे अगर रिएक्ट करके एसोसिएट होके हो जाते हैं तो क्या होता है कि 2 से 1 बन जाते हैं, मतलब कि हाफ हो जाता है। तो आई का वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे, आई का वैल्यू यहाँ पे हाफ हो जाएगा, एसिटिक एसिड हाफ हो जाता है। यहाँ पे एक एसिड दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड लिया तो 2 से 1 बन जा रहा है, यहाँ पे 2 मोल से 1 मोल। तो अब तक जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े थे उनके फॉर्मूला जो थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थे। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम क्या करें कि आपका आंसर सही आए। तो जो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो हम जानते हैं कि अगर हम वेंटो फैक्टर आई निकाल दें कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने बढ़ गए, कितना गुना, तो उसको हम डायरेक्ट इंटू आई कर देंगे। 2 गुना बढ़ गए तो इंटू आई, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सही निकल जाएंगे, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो आपका सही निकल जाएगा। तो इससे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो सही आ जाएगी। तो आपका जो नया फॉर्मूला बनेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो मोल फ्रैक्शन जो थे सॉल्यूट के उसको आई से इंटू करना है। उसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला था उसको भी आई से इंटू कर देंगे, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी हम आई से इंटू कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम आई से इंटू कर देंगे। और इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है तो वो आपका सही आएगा, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो या इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ये फॉर्मूला सबके लिए सही आंसर लाएगा। तो अब तक हमने जो समझा उससे हम वेंटो फैक्टर आई का जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब अगर हमें पता चल जाए कि हमने कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला है, सॉल्वेंट में मिक्स किया है, और फिर बाद में सॉल्यूट में जाके वो कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन जाता है, सॉल्यूट में कितना बढ़ जाता है या कितना बन जाता है, तो उससे हम वेंटो फैक्टर निकाल सकते हैं। समझिए हमने सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल कितना होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और मिक्स करने से पहले इनिशियली हमने कितना डाला था, जैसे 1 मोल पहले डाला था तो 1 से डिवाइड, और 1 मोल डालने के बाद जो NaCl था वो 2 मोल्स में बदल जाता है तो ऊपर 2 लिखेंगे, 2/1 हो जाएगा वेंटो फैक्टर। तो अब हम समझेंगे डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है सॉल्यूशन में जाके और Na+ और Cl- बनाता है। अगर ये 100% डिसोशिएट होता है, मतलब जितने सोडियम क्लोराइड हमने डाले सारे के सारे सॉल्यूशन में जाके रिएक्ट कर गए और ब्रेक डाउन हो गए, तो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर 100% डिसोशिएट होता है तो अल्फ़ा को हम 1 पकड़ेंगे। तो आई जो है वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1, क्योंकि यहाँ से कितने बने, 2 बने, 2 मोल्स, 1 से 2। तो आई का फॉर्मूला जो था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के बाद कितने बने सॉल्यूट पार्टिकल, 2 सॉल्यूट पार्टिकल बन जाते हैं तो 2 ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन हमने 1 लिया था तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 2/1, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो समझिए हमें अगर अल्फ़ा ना पता हो कितना परसेंटेज डिसोशिएट हुआ, मतलब कुछ सारे के सारे नहीं हुए, तो समझिए हमने इनिशियली 1 मोल सॉल्यूट लिया सोडियम क्लोराइड का। तो जब हमने 1 मोल लिया सॉल्यूट तो समझिए शुरू में सोडियम और क्लोरीन आयन 0 थे, मैंने ब्रेक डाउन नहीं हुआ। कुछ देर बाद सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेट आया, मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया, तो हम देखेंगे कुछ सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन हो गए तो उसको हम अल्फ़ा पकड़ लेते हैं। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल ब्रेकडाउन हो गए तो बचे कितने सोडियम क्लोराइड, 1 - अल्फ़ा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में बचेगा। और कितने सोडियम आयन बनेंगे, अल्फ़ा और अल्फ़ा। कैसे, हम जानते हैं कि 1 सोडियम क्लोराइड से 1 सोडियम आयन और 1 क्लोरीन आयन बनता है। तो
अल्फ़ा अगर डिसोशिएट हो जाएंगे तो अल्फ़ा सोडियम क्लोराइड से अल्फ़ा सोडियम आयन और अल्फ़ा क्लोरीन आयन बनेंगे। तो अब हमें बोले कि आई का वैल्यू फाइंड आउट करो, वेंट ऑफ फैक्टर आई, तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कुछ पार्टिकल सॉल्यूट्स के सोडियम क्लोराइड के होंगे, कुछ सोडियम के, तो कुछ क्लोरीन के, तो उन सबको ऊपर में ऐड कर लेंगे टोटल सॉल्यूट जितने हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा है, अल्फ़ा और अल्फ़ा, तो ये ऊपर ऐड कर लेंगे और नीचे डिवाइडेड बाय 1। 1 क्या है, इनिशियली हमने सोडियम क्लोराइड कितना लिया था, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये जो आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी वेंट ऑफ फैक्टर आई 1 प्लस अल्फ़ा। इसी तरह हम एक सेकंड एग्जांपल लेंगे MgCl2 का। तो MgCl2 में क्या होता है, ये भी डिसोशिएट होगा और एक मैग्नीशियम आयन बनाएगा और 2 क्लोरीन आयन बनाएगा। तो टोटल 3 सॉल्यूट पार्टिकल हो जाएंगे एक पार्टिकल से। 1 मोल से 3 मोल आपका बनेगा। तो अगर 100% डिसोशिएट हो तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3/1। और समझिए अगर 100% डिसोशिएट ना हो, हमें अल्फ़ा का वैल्यू ना पता हो, तब हम क्या करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट। समझ लीजिए इनिशियली हमने 1 मोल MgCl2 लिया, तो इनिशियली कुछ भी मैग्नीशियम और क्लोरीन आयन सॉल्यूशन में नहीं है। तो सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेट आया, समझिए अल्फ़ा पार्टिकल डिसोशिएट हो गए मैग्नीशियम क्लोराइड के। तो अल्फ़ा पार्टिकल डिसोशिएट हो गए तो मैग्नीशियम क्लोराइड कितने बचे, 1 में से 1 माइनस अल्फ़ा। और उसी तरह से एक मैग्नीशियम क्लोराइड से एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन बनता है। तो अल्फ़ा मैग्नीशियम क्लोराइड से अल्फ़ा मैग्नीशियम और 2 अल्फ़ा क्लोरीन बनेगा। एक मैग्नीशियम से एक मैग्नीशियम क्लोराइड से एक बन रहा है और 2 क्लोरीन, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा मैग्नीशियम बनेगा और 2 अल्फ़ा क्लोरीन बनेगा। तो यहीं से हम आई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोशिएशन। तो डिसोशिएशन के बाद कितने मोल्स हैं, ये और ये, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे ऊपर। और इनिशियली शुरुआत में डिसोशिएशन से पहले कितने लिए थे, 1 लिए थे, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1 + 2 अल्फ़ा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से Al2SO4 जब ब्रेक डाउन करता है तो 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फाइड आयन बनाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल से 2 मोल एल्यूमिनियम और 3 मोल सल्फाइड आयन, तो टोटल 5 मोल बन जाता है। अगर 100% डिसोशिएट हुआ तो आई का वैल्यू 5/1 आ जाएगा। 5 मोल बनाया है एक से, इसलिए 5/1। लेकिन अगर 100% डिसोशिएट नहीं होता, हमें अल्फ़ा का वैल्यू नहीं मालूम, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 मोल इनिशियली हमने लिया, इनिशियली 0 था सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम और सल्फाइड। तो मिक्स करने के बाद जब इक्विलिब्रियम आया तो 1 माइनस अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स डिसोशिएट हो गए, 2 अल्फ़ा बना और ये 3 अल्फ़ा बनेगा। 1 से 2 बन रहा है ये, और ये 3 बन रहा है, तो अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा बनेगा और ये 3 अल्फ़ा बनेगा। तो उसी तरह से हम जैसे आई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इन सबको प्लस करेंगे और नीचे 1 से इनिशियली जो था 1 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जाएगा 1 + 4 अल्फ़ा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड डिसोशिएट करने के बाद 4 पोटेशियम 1 फेरोसाइनाइड का बनाता है। टोटल 5, 1 से 5 सॉल्यूट बनता है। एक सॉल्यूट पार्टिकल से 5 सॉल्यूट बनता है और 100% डिसोशिएट हुआ तो 5/1 बनेगा। सेम उसी तरह से हम कैलकुलेट करके आई का वैल्यू इसमें 1 + 4 अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा को बुक्स में कुछ इस तरह से निकालने का तरीका दिखाया है। समझिए कंपाउंड है AN, तो AN ब्रेक डाउन हो जाता है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में Na। तो इनिशियली जब AN समझिए हमने 1 मोल लिया और सॉल्यूशन में नंबर ऑफ जो सॉल्यूट थे वो जो ब्रेक डाउन हुए वो 0 थे।
तो जो कंपाउंड था वो 1 मोल लिया, तो 1 मोल बाद में 1 मोल में से अल्फ़ा मोल्स ब्रेक डाउन हो गए। तो अल्फ़ा मोल्स ब्रेक डाउन होने के बाद कितने मोल्स बने, n अल्फ़ा मोल बनेंगे, ठीक है, 1 से n अल्फ़ा। तो यहाँ से हम I का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1। तो सेम यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा I-1 अल्फ़ा n-1, उसके बाद अल्फ़ा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय n-1 आपका आ जाएगा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा जो है, ये है क्या असल में, ये जो अल्फ़ा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट फ्रॉम 1 मोल। एक मोल से कितना मोल डिसोशिएट या एसोसिएट हुआ है। तो ये नॉर्मली फ्रैक्शन में ही होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं 100% अगर डिसोशिएट हो गया, मतलब पूरा का पूरा अगर डिसोशिएट या एसोसिएट होता है, तो उसको हम अल्फ़ा का वैल्यू 1 लिखते हैं। तो वहीं अगर 100% में से 50% हुआ तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 0.5। 40% हुआ तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 0.4। तो ये फ्रैक्शन में होता है। अब हम समझेंगे एसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब तक हमने पढ़ा था डिसोसिएशन में क्या, कि एक पार्टिकल से 2 या उससे ज़्यादा पार्टिकल्स बन जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता है, 2 या 3 पार्टिकल से एक सॉल्यूट पार्टिकल बनता है। समझ लीजिए यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूट पार्टिकल लिए, तो उससे 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या जॉइंट होकर आपस में 1 सॉल्यूट बनाता है, 2 से 1। तो यहाँ पे I का वैल्यू हम देखते हैं कि हाफ हो जाता है 1/2। तो वहीं अगर समझिए अगर हमने 2 मोल एसिटिक एसिड लिया जो 100% डिसोसिएट हो गया, पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट हो गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन हुआ तो 2 मोल से ये 1 मोल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सॉल्यूट पार्टिकल मिलके एक सॉल्यूट पार्टिकल बनाते हैं। तो यहाँ से हमको I का वैल्यू जो मिलेगा I 1/2 हो जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले भी इसी के बारे में पढ़ा था। तो समझिए अगर ये 100% डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होता, ये 100% अगर एसोसिएट नहीं होता, उसमें से कुछ परसेंट ही एसोसिएट होते हैं, तो क्या होगा। समझ लिए इनिशियली हमने यहाँ पे 1 मोल मान लेते हैं, 1 मोल एसिटिक एसिड लिया इनिशियली, तब 0 मोल सॉल्यूट पार्टिकल जो ये डाइमर बना था, अच्छा इसको डाइमर कहते हैं, जब 2 सॉल्यूट्स मिलके एक सॉल्यूट बनाता है एसिटिक एसिड, बेंजीन सॉल्यूशन में जाके जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसको हम डाइमर कहते हैं। इसी तरह से ट्राइमर, 3 सॉल्यूट मिलके अगर एक सॉल्यूट बनाता है तो उसको हम ट्राइमर कहेंगे। उसी तरह से टेट्रामर भी आता है। तो इनिशियली हमने 1 लिया, तब 0 सॉल्यूट था सॉल्यूशन में, दूसरा जो ये पार्टिकल बना ये 0 था। इनिशियली सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड था और डाइमर 0। जब इक्विलिब्रियम आया तो समझिए 1 मोल में से अल्फ़ा मोल्स एसोसिएट हो गए। तो अल्फ़ा मोल एसोसिएट हो गए मतलब 2 मोल में से अगर 1 मोल डाइमर बनता है तो अल्फ़ा मोल में से अल्फ़ा/2 मोल्स डाइमर बनेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमने 2 मोल में से कुछ मोल्स, 1 मोल में से कुछ मोल्स एसोसिएट हो गए, मतलब जितना हम यहाँ पे मोल लेंगे उसका हाफ बन रहा है। यहाँ पे जितने मोल एसोसिएट होंगे उसका हाफ मोल्स यहाँ पे डाइमर बनेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा मोल अगर एसोसिएट हुए तो यहाँ पे अल्फ़ा/2 मोल्स, अल्फ़ा/2 डाइमर बनेंगे। तो यहीं से हम I का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ फैक्टर I। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएट हुआ है, तो 1 - अल्फ़ा
प्लस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो ये जो इनिशियली था बिफोर एसोसिएशन कितने थे और आफ्टर एसोसिएशन कितने सॉलिड पार्टिकल हुए। तो आई का जो वैल्यू है इसी तरह से आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से ट्राइमर आता है, समझे 3 सॉलिड पार्टिकल्स मिलके एक सॉलिड पार्टिकल बनाते हैं। तो इनिशियली हमने 1 लिया, तो एसोसिएशन से पहले ये 1 था और ये 0 था ट्राइमर। इक्विलिब्रियम में समझिए अल्फ़ा पार्टिकल एसोसिएट हो गए, तो 1 में से 1 माइनस अल्फ़ा बचा ये पार्टिकल, और ये कितना बचेगा अल्फ़ा बाई 3। उसी तरह से जो आई का वैल्यू आएगा वेंटर फैक्टर, इसको ऐड करके इनिशियल से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाई 3। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कुछ इस तरह से बुक्स में भी समझाया गया है कि समझिए n नंबर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो लिए वो लास्ट में जॉइंट होके एक सॉलिड पार्टिकल बनाता है। तो उसी को इनिशियली अगर हम 1 ले लें और ये 0 ले लें बिफोर एसोसिएशन 1, और आफ्टर एसोसिएशन समझिए अल्फ़ा पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए 1 में से, तो बचा कितना 1 माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा बाई n। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 आई माइनस 1। कुछ इस तरह से आपका ये आंसर बुक में दिया गया है। इस तरह से आपको सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन माइनस 1। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो नए फॉर्मूला है उससे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम है एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले अगर हम NaCl लें तो हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। NaCl का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लें पाई इक्वल्स टू MRT इंटू आई। सेम सोडियम सल्फाइड का भी लें तो पाई इक्वल्स टू MRT इंटू आई। एल्यूमिनियम सल्फेट भी पाई इक्वल्स टू MRT इंटू आई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो सब में M है सेम है, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। R भी सब में सेम होगा, M सेम है सब में, R भी सेम होगा, और एट ए गिवन टेम्परेचर भी सेम होगा। मतलब तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हम देख सकते हैं कि डिपेंड करेगा आई पे। आई जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सब तो सेम है, इनका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पे आई सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसी का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं NaCl का जो आई होता है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस ये सॉल्यूशन में जाकर बनाता है, तो आई इक्वल्स टू इसका हो जाएगा 2। उसी प्रकार जो सोडियम सल्फाइड है Na2SO4, ये भी जब सॉल्यूशन में जाएगा तो 2Na प्लस 3 SO4 2 माइनस 3 बनाएगा। तो इसका जो आई का वैल्यू आएगा वो 3 हो जाएगा। और ये भी एल्यूमिनियम सल्फेट जो है 2Al प्लस 3 SO4 2 माइनस बनाएगा, तो मतलब इसका आई हो जाएगा 5। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसमें जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसी का होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आई सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट का है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जिसका 3 है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl। तो अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 1% यूरिया वेट बाय वॉल्यूम, 1% NaCl वेट बाय वॉल्यूम, 1% Na2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, अरेंज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ऑर्डर। तो जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं यूरिया NaCl Na2SO4 वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, तो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर को हमको एक ऑर्डर में बड़े से छोटा या छोटे से कम में अरेंज करना है। तो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं 1% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स हम ले सकते हैं 1 ग्राम यूरिया इन 100 ml
सॉल्यूशन। तो सेम इसके लिए भी सेम हो जाएगा 1 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन, और ये भी सेम हो जाएगा 1 ग्राम Na2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम यूरिया का जो मास है, अगर 1 ग्राम लें तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा अगर हम लीटर्स में लें तो वो 100/1000 लीटर हो जाएगा, मतलब कि 0.1 लीटर। तो सेम सबके लिए इसी तरह से हो जाएगा। तो अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मेज़र करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है MRT × I। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि R और T सबके लिए कॉमन होगा, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं इन सब का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होगा M के और I के। तो सबसे पहले हम पाई अगर निकालें यूरिया का, तो मोलरिटी × I। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना आता है कि कैसे निकालते हैं। तो मास गिवन, तो हम यहाँ पे मास लिया है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यूरिया का मोलर मास क्या होता है? तो हमको पता है यूरिया का जो फॉर्मूला NH2CO NH2, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 60 आएगा। तो डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 0.1 लीटर और इनटू I। तो यूरिया का जो I होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइट है यूरिया ब्रेक डाउन नहीं होता। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका जो वैल्यू I का होगा 1 होगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, ये 60 नीचे हो जाएगा, 0 से कट के 6, 1/6 आ जाएगा आपका आंसर इसका एंड यूरिया का। तो उसके बाद हम पाई लेंगे NaCl का। तो सेम NaCl में भी मोलरिटी क्या होगा? 1 ग्राम। और सोडियम क्लोराइड का मोलर मास क्या होता है? 58.5। और वॉल्यूम भी सेम ही होगा, 1 ग्राम इन 100 ml मीन्स 0.1 लीटर में होगा। और NaCl का जो I होता है वो =2 होता है, हम पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1/2.92 के आसपास। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे R और T को हटा दिया है, क्योंकि हमें मालूम है इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो डिपेंड्स कौन किसका ऑस्मोटिक ज़्यादा होगा, वो मोलरिटी और I पे वेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हम पाई निकालेंगे, जो बच गया हमारा Na2SO4। तो ये भी सेम, इसका मोलरिटी उसी तरह से हम निकालेंगे। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय सोडियम सल्फेट का होता है 142 और वॉल्यूम 0.1, और जो इसका I का वैल्यू आता है वो 3 होता है, हमको पता है। तो ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/14.2 × 3। तो ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 4 12.37 तो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो यूरिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका आया है? तो सबसे ज़्यादा आया इसका, जो सबसे कम छोटे नंबर से डिविजिबल है वो सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पाई ऑफ NaCl इज़ ग्रेटर देन पाई ऑफ Na2SO4 ग्रेटर देन पाई ऑफ यूरिया। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A solute A tetramerized in water up to 80% if 2.5 gram of A in 100 gram water produces depression in freezing point of 0.3 degree Celsius. Kf for water 1.86 kg per mole. Calculate the molar mass of A। तो A क्या है यहाँ पे? जो सॉल्यूट है वो कौन सा सॉल्यूट है हमें नहीं मालूम, उसका मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले दिया गया है टेट्रामराइज होता है। तो टेट्रामराइज मतलब 4 पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट मिलके एक सॉल्यूट पार्टिकल बनाते हैं, एक सॉल्यूट पार्टिकल बनाएगा।
तो इनिशियली और दिया क्या है यहाँ पे 80% वो टेट्रामराइज होता है, तो 80% टेट्रामराइज होता है, मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0.8, सॉरी अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 0.8, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का वैल्यू हो जाएगा 0.8। तो अगर हम इनिशियली यहाँ पे 1 लेते हैं और ये 0 होता है और बाद में सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद समझिए अल्फ़ा पार्टिकल मिक्स हो जाता है, तो ये यहाँ पे बचेगा सॉल्यूशन में 1 माइनस अल्फ़ा, और ये बन जाएगा 1 से अल्फ़ा बाई एन बनेगा। तो यहीं से हम आई का वैल्यू फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू, तो ये सबको ऐड कर लेंगे 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई टेट्रामराइज होता है, मतलब ये 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, अल्फ़ा बाई 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है 0.8, तो अल्फ़ा की जगह हम 0.8 पुट कर देंगे, आई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 बाई 4 और डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, तो 0.2 4 टू जेट 0.2, तो यहाँ से आपका आई का जो वैल्यू आ जाएगा, तो जो आई का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0.4 के लगभग। तो यहाँ से हमको आई का वैल्यू मिल गया। उसके बाद यहाँ पे दिया है 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम वाटर प्रोड्यूसेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो वैल्यू फॉर्मूला होता है वो होता है डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी इनटू आई। तो हमको यहाँ पे ये दिया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.3 और आई हमने फाइंड आउट कर लिया 0.4 और के एफ भी दिया गया है कांस्टेंट जो है 1.86। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे गिवन मास से, और मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है। तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास ही हमको फाइंड आउट करने बोला कि हमको नहीं मालूम ये मोलर मास क्या है, कौन सा सब्सटेंस है ये हमको नहीं मालूम, तो हम मोलर मास को x मान लेंगे। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया गया है इंटू आई हमने फाइंड आउट किया 0.4। तो यहीं से आपको सॉल्व करके एक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये 100 ग्राम दिया है तो इसको हम केजी में करेंगे कन्वर्ट। तो यहीं से आपका जो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1.86 इंटू 25 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई, तो ये 0.1 हो जाएगा इंटू 0.3। तो इसी को सॉल्व करके आपका एक्स का लगभग 62 आ जाएगा आंसर। तो अब हम समझेंगे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। तो एक एग्जांपल लेते हैं एसोसिएशन का। समझिए हमने दो सॉल्यूट पार्टिकल लिया एसिटिक एसिड का, तो हमको मालूम है एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो 60 होता है, तो इसको हम नॉर्मल मोलर मास पकड़ लेते हैं 60। तो वही सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद जब एसोसिएट होता है तो एक डाइमर प्रोड्यूस करता है, एक नया सॉल्यूट बन जाता है यहाँ पे। तो बाद में जब हम ये यहाँ पे मोलर मास फाइंड आउट करते हैं तो 120 निकलता है। तो हम देखते हैं कि हमने सॉलिड पार्टिकल जब लिया था उसका मोलर मास 60 था, तो बाद में सॉल्यूशन में जाके 120 हो जाता है। तो ये जो चेंज हो जाता है मोलर मास, उसी को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। कि नॉर्मली तो उसका 60 था, 60 से 120 हो गया। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको पता है कि एसिटिक एसिड का जो वेंटो फैक्टर है 1/2 है, तो वहीं पे अगर हम नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास को डिवाइड करें तो 1/2 ही आपका आंसर आता है। इससे तो हम ये पता जान सकते हैं कि आई जो है, आई का एक नया फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास लिख सकते हैं। सेम ये था एसोसिएशन का एग्जांपल। एक डिसोसिएशन का ले लेते हैं। समझिए डिसोसिएट होता है सोडियम क्लोराइड Na+Cl- में, तो नॉर्मल 58.5 होता है NaCl का मोलर मास। तो वही जो सॉल्यूशन में जाके एवरेज हम पकड़ लेते हैं 29.5 हो जाएगा। और आई की वैल्यू जो होती है वेंटो फैक्टर सोडियम क्लोराइड की 2 हम लोगों को पता है। और सेम अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो भी आई की वैल्यू 2 ही आएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आई का जो फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला हम लोग को मिलता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो एक चीज़ नोट करने की बात है, इफ़ यू डू नॉट यूज वेंटो फैक्टर आई एंड कैलकुलेट मोलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला देन मोलर मास कम्स आउट टू बी एबनॉर्मल मोलर मास। जो हमारे पुराने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़े थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, उस हिसाब से अगर हम मोलर मास निकालें तो हम लोगों को एबनॉर्मल मोलर मास निकलेगा। एबनॉर्मल मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद रिएक्शन करने के बाद जो मोलर मास होता है वही मिलेगा, ओरिजिनल मोलर मास नहीं मिलेगा।